हेलो एवरीवन, दिस इज बिजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सीयोर शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जहां पर फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो आपके जेई मेन के एग्जाम में सीयोर शॉर्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग तैयार होंगे ऐसे सवालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज बिजेंद्र कुमार। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। आई एम द केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर जेई। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। 2 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ हैं। आई एम द मेंटर ऑफ टॉप रैंकर्स। आप टेलीग्राम चैनल सुपर जेई का और मेरा दोनों ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर की अपडेट्स मिलती रहे। अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है, वीकली टेस्ट यहाँ पे होता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आप यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप आइकोनिक की बात करते हैं, आइकोनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप प्लस की फीस की बात करेंगे तो बिजेंद्रा कोड लगाने के बाद 3 महीने का 17,000 लगता है, 6 महीने का 27,000, 12 महीने का 38,000, 24 महीने का 55,000, 30 महीने का 59,000 लगता है। आइकोनिक की बात करेंगे 6 महीने का 34,000, 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000 लगता है आफ्टर यूजिंग दिस कोड बिजेंद्रा। ठीक है, ऑफर चल रहा है। 6 महीने का आप लेते हैं 1 महीना आपको फ्री मिल रहा है, 18 महीने का लेते हैं 3 महीना फ्री मिल रहा है। आपको कोड लगा लेना है बिजेंद्रा फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। रिवीजन बैच क्लास 12th एंड ड्रॉपर के लिए आप बात करेंगे 3 तारीख से रिवीजन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन बैच क्लास 12th के लिए 10 तारीख से, रैपिड रिवीजन बैच क्लास 12th एंड ड्रॉपर के लिए 10 तारीख से, रिवीजन कोर्स बैच क्लास 11th के लिए 17 तारीख से, रैपिड रिवीजन बैच क्लास 12th एंड ड्रॉपर के लिए 17 तारीख से, रिवीजन कोर्स बैच 2.0 क्लास 11 के लिए 24 तारीख से। अनअकैडमी चैंपियन लीग इज बैक, जहां पर आपको ग्रुप स्टेजेस हो रहे हैं हमारे 10, 14 और 21 तारीख को। फाइनल हो रहा है 28 तारीख को। ग्रुप स्टेजेस में 25 सवाल मिलेंगे 1 घंटे में, 5 से 6 बजे के बीच में। और फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल होगा 28 तारीख को, जिसमें आपको 75 सवाल मिलेंगे और 5 से 8 बजे के बीच में। और प्राइस की बात करेंगे तो ग्रुप स्टडीज में रैंक 1 से 3 में आपको 20,000 की प्राइस है, 100% की स्कॉलरशिप है। 11 से 30 में 10,000 की प्राइस है, 50% की स्कॉलरशिप है। 31 से 50 में 6,000 की प्राइस है, 25% की स्कॉलरशिप है। और फाइनल में रैंक 1 में 1 लाख की प्राइस है, 100% की स्कॉलरशिप है। 2 से 3 में आपको 60,000 की प्राइस है और 100% की स्कॉलरशिप है। 4 से 10 में आपको 5,000 की प्राइस है और 100% की स्कॉलरशिप है। और 11 से 30 में 500 की आपके पास 50% का स्कॉलरशिप है। ठीक है, और अनअकैडमी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है, जहां पे 20, 21, 34, 75, 131, 143 और भी बहुत सारे टॉप रैंकर्स यहां से प्रोड्यूस हुए। तो अगर आप भी टॉप रैंकर बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी टॉप रैंकर हैं, आपकी रैंक अच्छी आई है, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दिया गया, उसको जरूर भरें। अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे होता है 11 बजे से। 21 सवाल आपको मिलते हैं 60 मिनट में। बिजेंद्रा कोड लगा के आप इनरोल कर सकते हैं। इतनी सारी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। टोटल 150 बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। रैंक 1 से 3 आता है तो 100% की स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्या आप लोग पहले सवाल के लिए तैयार हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर आने वाला है और आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट में आपको आराम से सोच समझ के जवाब देना होगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट सवाल। बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन। बोरॉन कौन सा एनायन नहीं बना सकता है? आपके पास 2 मिनट का समय है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 2 मिनट का समय है आपके पास, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 2 मिनट का टाइम आपके पास है। बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन। बोरॉन कौन सा एनायन नहीं बना सकता है? ठीक है, आपको बताना है बोरॉन इनमें से कौन सा एनायन नहीं बना सकता है। BF63 माइनस, BH4 माइनस, BOH होल 4 माइनस, BO2 माइनस। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। 1 मिनट का समय अभी भी आपके पास है, अच्छे से सोच समझ के आप आंसर कर सकते हैं।
अभी भी आपके पास 50 सेकंड का समय बचा हुआ है, सोचिए समझिए बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, मात्र 30 सेकंड का समय आपके पास अब बचा हुआ है। बोरॉन इनमें से कौन सा एनायन नहीं बना सकता है? बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस? बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायंस? BF4 BF6 3 minus BH4 minus BOH whole 4 minus BO2 minus. So ओके, तो राइट आंसर इज ए। आपका बोरॉन यहाँ पे 6 कोवैलेंसी शो कर रहा है, जो बोरॉन के बस की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट सेल में 2s और 2p होता है। तो एक डब्बा यहाँ पे हो गया और 3 डब्बा यहाँ पे हो गया, ठीक है, बात आई समझ में? एक डब्बा यहाँ पे, 3 डब्बा यहाँ पे, तो 4 ही बॉन्ड ये बना सकता है, 4 ही एटम इसके सराउंडिंग में रह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी, 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी बोरॉन की होगी नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए 4 है, 4 है, तो देखिए यहीं पे है जो 4 से ज़्यादा है, इसीलिए BF6 3 माइनस नहीं बना सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज फ्रॉम NH2 to BiS3 इन द group 15 of the periodic table. Nitrogen cannot form d-pi-p-pi bond. Single NN bond is weaker than single PP bond. N2O4 has 2 resonance structure. बताइए क्या आंसर आएगा? अभी भी 1 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है, इवन मोर देन दैट, सो यू कैन डू इट। अच्छे से देखो, चालीस सेकेंड का समय अभी भी बचा हुआ है। एक एक ऑप्शन को देखो अच्छे से, हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज फ्रॉम NH3 टू BiS3 इन द ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपको रॉन्ग बताना है, गलत बताना है, कौन गलत है ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। 20 सेकेंड और बचा हुआ आपके पास। चलिए, तो आपका समय यहीं पे समाप्त होता है। बताइएगा राइट आंसर, कंप्यूटर जी आपको दिखा रहे हैं, राइट आंसर इज ए। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज फ्रॉम NH3 टू BiS3 इन ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बताता हूं मैं आपको। नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबिता बीमार है। नीचे जाइएगा, क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्या बोला है ये? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज बोला है, तो गलत हो गया ना, डिक्रीज करेगा। तो आंसर क्या आ गया आपका? ए, विच इज रॉन्ग। ठीक है, नाइट्रोजन d-pi-p-pi नहीं बना सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड बिकॉज सिंगल NN बॉन्ड में लोन पे रिपल्सन ज़्यादा होता है। ठीक है, N2O4 has 2 resonating स्ट्रक्चर। बाकी सब सही है, बस ए गलत है। अगला सवाल, द पेयर इन विच फॉस्फोरस एटम हैज फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इज। किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का +3 है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड। बताइए क्या आंसर होगा?
1 मिनट का समय बचा हुआ है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पायरोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है। अगर जिन बच्चों ने रटा होगा वो गलत करेंगे, जिन्होंने समझा होगा कि इनऑर्गेनिक में ऑक्सो एसिड का नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, वो सारे बच्चे सही करेंगे, आगे भी सही करते रहेंगे। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो यू कैन गूगल पे आप लिखिए ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, क्या लिखेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस बाय विजेंद्र कुमार अनअकैडमी, गूगल कीजिए। आपको अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में मैं पढ़ाया था, एकदम 1.5 घंटे का लेक्चर है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या गूगल करना है, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस बाय विजेंद्र कुमार अनअकैडमी, ये गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा वीडियो आपको। चलिए आपका समय समाप्त होने वाला है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। सो राइट आंसर इज डी। देखिए +3 कब होता है, अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +1, +3, +4 और +5। ठीक है, ये दोनों अस कहलाते हैं और ये दोनों इक कहलाते हैं। ठीक है, तो +3 आपका अस में आएगा। ठीक है, और ये हाइपोअस होता है, तो हाइपोअस में +1 होगा, और ये ऑर्थोअस होता है, तो ऑर्थो फॉस्फोरस और पायरो 2 ऑर्थो को मिला के बनता है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर मेरा ये ऑर्थो फॉस्फोरस है, ठीक है, तो इसको मिला देंगे, वाटर निकाल देंगे तो पायरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पायरो बन जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता इस प्रोसेस में, क्योंकि वाटर निकल रहा है, ये कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। When metal M is treated with NaOH, a white gelatinous precipitated X is obtained, which is soluble in the excess NaOH. Compound X, when heated strongly, gives an oxide which is used in chromatography as a adsorbent. The metal M is, तो metal M क्या है बताइए, पूरा टाइम लीजिए, अभी से स्टार्ट करते हैं टाइम को। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे इस सवाल में, घबराइएगा नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इस सवाल में। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और उसमें आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो अब आपका समय मैं अब से स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइमर अब स्टार्ट हो रहा है। अब आप बताइए, अब 2 मिनट लीजिए परफेक्ट और बताइए क्या आंसर होगा। खुद से कीजिए, खुद से एफर्ट लगाइए, मेरे मदद की उम्मीद मत कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, समय है आपके पास अभी भी 1 मिनट का, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। अभी भी आपके पास 50 सेकेंड का समय लगभग बचा हुआ है। मेटल एम को ट्रीट कर रहे हैं NaOH से। ठीक है, वाइट गेलेटिनस प्रेसिपिटेटेड एक्स बन रहा है, M प्लस NaOH से वाइट कंपाउंड बन रहा है कुछ। देखो, जो एक्सेस NaOH में सॉल्युबल है, कंपाउंड एक्स इज ट्रीटेड हीटेड स्ट्रांगली गिव्स एन ऑक्साइड विच इज यूज इन क्रोमेटोग्राफी एज एन एडजॉर्बेंट। द मेटल M इज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं जिनके बेसिस पर आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सा ऑक्साइड क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है तो वहीं से आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि इनमें से कौन सा NaOH से रिएक्शन करके व्हाइट ग्लिसरीनेट प्रेसिपिटेट X देगा जो एक्सेस NaOH में सॉल्युबल होगा, तो यहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे हिंट है इस सवाल में जिनकी मदद से आप आंसर निकाल सकते हैं। राइट आंसर इज सी, अल्युमिनियम। मैं आपको हिंट कर रहा था कि अगर आपको क्रोमेटोग्राफी वाला पता है Al2O3 बन जाएगा। पहले आपके पास M प्लस
एल करेंगे, सॉरी मतलब एम के जगह पे तो एल आ गया, तो एल प्लस एनएच करेंगे तो एलओएच होल थ्राइस बनेगा, जो फिर आप एक्सेस एनओएच में डालेंगे तो वो सॉल्युबल होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनओएच माइनस एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो उसके बाद जब उसको हीट करेंगे तो वो पूरा वाटर निकल जाएगा और Al2O3 बन जाएगा, ठीक है, Al2O3 बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाई थर्मल डिकम्पोजिशन इज, कौन सा कंपाउंड थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस नहीं देगा? कौन सा कंपाउंड थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस नहीं देगा? द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाई द थर्मल डिकम्पोजिशन इज बेरियम एजाइड, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, NH4NO2, NH4 होल ट्वाइस SO4, 4 ऑप्शन दिए गए। हीटिंग इफेक्ट का सवाल है, काफ़ी आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कहीं से भी हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा तो, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अगेन बोलूंगा, हीटिंग इफेक्ट विजेंद्र कुमार अनअकैडमी, गूगल कर लो, वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। चलिए, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ 50 सेकेंड का समय है आपके पास, सोचिए, चारों को लिखिए, चारों को हीट कीजिए। बेरियम एजाइड को हीट कीजिए, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को हीट कीजिए, NH4 होल ट्वाइस SO4 को हीट कीजिए, NH4NO2 को हीट कीजिए, सबको हीट करते जाइए। try it now guys, you can do it। अगर आपने आंसर कर दिया तो एक बार अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए, समय आपके पास बचा हुआ है। चलिए, आपका समय समाप्त होने वाला है बहुत जल्द, तो ये रहा आपका टाइम खत्म हो गया। द राइट आंसर इज डी। इसको, ये तो पूरा एनसीईआरटी से है, हीट करेंगे आपको प्योर N2 गैस यहां से मिलेगा, ठीक है, प्योर N2 गैस बनाने का मेथड है ये। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यहां से वाटर निकाल देंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और साथ में आपको N2 गैस मिल जाएगा और Cr2O3 मिल जाएगा। बैलेंस कर लीजिए, हो गया होगा, ठीक है। कौन प्रोड्यूस नहीं करेगा? तो ये आपका नहीं करेगा, ठीक है, ये आप यहां से आपको मिल जाएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो वो आपका वाटर निकल जाएगा, कितना, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और प्लस में N2 गैस बन जाएगा। ये आपका नहीं देगा। ये हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया जाता है कि कब अमोनिया बनेगा और कब N2 गैस बनेगा। तो यहां से आपका अमोनिया बन सकता है, H2SO4 अलग हो जाएगा और अमोनिया बन सकता है, ठीक है। तो अलग ये पूरा पढ़ाया जाता है आपको, तो इसमें आपका नहीं बनेगा, ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। और ये तीनों मेथड आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये तीनों मेथड एनसीईआरटी में गिवन है और बताया गया कि इन्हीं 3 मेथड से आपका N2 गैस बनता है। एक और मेथड है जो है कि हम क्या करते हैं, एयर से बनाते हैं। एयर को पहले लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं, लिक्विफिकेशन करके फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उसके बाद हमको उसमें से N2 बाहर मिल जाता है, O2 बाहर मिल जाता है। लिक्विफिकेशन करने से पहले, ठीक है, हम लोग उसमें से जो इनर्ट गैसेज हैं, CO2 है, उनको बाहर निकाल लेते हैं, तब उसका लिक्विफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इज, कौन सा एलिमेंट ग्रेटर एबिलिटी शो करेगा टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बताइए। चलिए, जवाब दीजिएगा। 1 मिनट का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है, कीप ट्राइंग। द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स इज,
कौन सा एलिमेंट ग्रेटर एबिलिटी शो करेगा टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स? यू स्टिल हैव 50 सेकेंड्स। चलिए कोशिश कीजिए, हो जाएगा। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। 30 सेकेंड का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। पंद्रह सेकेंड का समय बचा हुआ अभी भी आपके पास। जिन्होंने आंसर नहीं दिया फटाफट आंसर दे दो। चलिए आपका समय यहीं पे समाप्त हुआ और राइट आंसर आपके सामने आने वाला है। द राइट आंसर इज डी, कार्बन। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं क्या होता है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी कम होती है, तो इसीलिए आपके पास कार्बन के पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इससे होता क्या, साइज बढ़ेगा तो ये जो ओवरलैपिंग होता है जिससे मल्टीपाई बॉन्ड बनता है, ये ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाता है, ओवरलैपिंग वीक हो जाता है, तो फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है। आयोडीन रिएक्ट विथ concentrated HNO3 to yield Y along with other product. The oxidation state of iodine in Y is, बताइए। Iodine reacts with concentrated HNO3 to yield Y along with other products. The oxidation state of iodine in Y is, ओके समय चल रहा है, टाइम चल रहा है आप लोगों का, बताइएगा राइट आंसर क्या आ रहा है। एक मिनट का समय अभी भी आपके पास है। ये HNO3 का कॉन्क HNO3 का रिएक्शन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, जेईई मेन भी इसको पूछ चुका है। चलिए मात्र 20 सेकेंड का समय आपके पास बचा हुआ है, समय खत्म होने वाला है आपका, जल्दी से आंसर कर दीजिए, टाइम खत्म होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड बचे हुए आपके पास। चलिए आपका समय यहीं पे समाप्त होता है। आंसर इज डी। जब हम आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं कॉन्क HNO3 से, क्या बनता है, HiO3 बनता है, 3 दूना 6 1 5 रहता है। ठीक है, और साथ में आपको NO2 गैस बनेगा। ये आपसे पूछा गया, आंसर आपका डी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आने वाला है। अगला सवाल ये रहा, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 oxidation state of group 13 elements follows the order. The relative stability of +1 oxidation state of group 13 element follows the order AlGaTlIn। देखिए क्या होगा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स में आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बताना है। आसान सवाल है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इसका राइट आंसर कर सकते हैं। और जिस बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट पता है ना,
वो 30 सेकेंड में इसका आंसर कर चुका होगा, उसके लिए 30 सेकेंड बहुत है। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमें उस बच्चे का भी ध्यान रखना है और उसको ज़्यादा टाइम देना है, इसीलिए 2 मिनट का टाइमर लगाया गया है। बोरॉन फैमिली में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं? एक +3 होता है, एक +1 होता है। अब +1 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग पे जोर डालिए, प्रेशर डालिए, तब आंसर निकल के आएगा। चलिए, समय आपका समाप्त होने वाला है, सही आंसर देने का समय समाप्त हो रहा है। अब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। द राइट आंसर इज बी। बी आपका राइट आंसर है। कैसे? मैंने आपको हिंट तो किया था, बाल गंगा इंडियन तिलक। आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास 2 ऑक्सीडेशन, +3 और +1, ये इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये लोअर है। लोअर की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है बिकॉज ऑफ इनॉट पेयर इफेक्ट, तो इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगी, तो TL का ज़्यादा होगा, देन IN AL का सबसे कम होगा। बी आपका राइट आंसर हो गया। वेरी इजी, कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट सवाल, द पेयर दैट कंटेन 2 pH बॉन्ड इन each of the oxo acid each. The pair that contains two pH bond in each of the oxo acid is option A H4P2O5, option B option A H4P2O5 and H4P2O6, option B H3PO3 and H3PO2, option C H4P2O5 and H3PO3, option D H3PO2 and H4P2O5। 1 मिनट का समय, उससे ज्यादा का समय अभी भी आपके पास है। चलिए फटाफट स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए कहां पर दोनों पेयर में 2 pH बॉन्ड आपको मिल रहा है। दोनों पेयर में 2 pH बॉन्ड होना चाहिए। 40 सेकेंड का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। द पेयर दैट कंटेन्स 2 pH bonds in each of the oxo acid is। चलिए 20 सेकेंड का समय बचा हुआ अभी आपके पास। आपका समय समाप्त हुआ और सही आंसर है डी, H3PO2 P डबल बॉन्ड OOH। देखिए ये बेसिक यूनिट है, सब में होगा। कोई भी ऑक्सो एसिड है उसका बेसिक यूनिट क्या है, A डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सो ग्रुप इसको बोलते हैं, और एसिड है तो एक OH ग्रुप तो होगा ही होगा। अब देख लो और क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है कितना, 2, तो ये हो गया, इसमें 2 pH बॉन्ड आ गया। H4P2O5 है, H4P2O5, इसमें भी आप निकालेंगे 2 pH बॉन्ड आपको यहाँ भी मिलेगा। तो हमारे पास ऐसा ऐसा है तो दोनों पे हम ऐसा ऐसा लगा देंगे, ये ऐसा ऐसा लग गया, ठीक है। 4 ऑक्सीजन हो गया, 5वां को अंदर डाल देते हैं और H, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है। तो 2 pH बॉन्ड ओवरऑल यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन हो गया, 2 फास्फोरस, तो आपका ये भी डी आंसर हो गया। 2 pH बॉन्ड दोनों में है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ electrons of Xc in XeOF4 respectively are।
आपको क्या बताना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Xe इन XeOF4 रेस्पेक्टिवली। यार बहुत ज़्यादा फेमस सवाल है, जेईई मेन खूब पूछता है इस सवाल को, हर बार आ जाता है, इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, जरूर आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा सवाल ये। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है। तीस सेकेंड का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, समय समाप्त होने वाला है आपका। आपका समय यहीं पे समाप्त होता है। तो राइट आंसर बता देता हूं मैं आपका, ए इज द राइट आंसर। निकालते हैं कैसे, XeOF4 दो तरीके से निकालेंगे। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला पता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस 1। टोटल एटम कितना होगा यहाँ पे, Xe और OF4, 4 2 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होता है Xe के पास, 2 ले गया ऑक्सीजन, 4 ले गया फ्लोरीन, 6 चला गया, बचा कितना 2, 2 बाई 2 1, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया 6, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d3, d3 होगा, d2 होगा, हाँ d3 में तो 7 हो जाएगा ना, 4 3, d2 होगा, यहाँ पे d2 होगा, और लोन पेयर क्या हो जाएगा 1, तो ये गलत है, यहाँ पे d2 होना चाहिए, ठीक है, sp3d2 और 1, ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ नेचर ऑफ H3PO2 is attributed to the presence of, अच्छा जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, गुड रिड्यूसिंग नेचर होता है H3PO2 का, is attributed to the presence of 2 pH bonds, 1 pH bond, 2 POH bonds, 1 POH bonds. Tell me the right answer. चलिए समय है आपके पास, स्ट्रक्चर बनाइए, सोचिए और बताइए राइट आंसर क्या आ रहा है। समय भरपूर है, खूब समय है। पचास सेकेंड का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। जल्दी 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 स्ट्रक्चर बनाइए और सोच के बताइए राइट आंसर क्या आ रहा है। समय आपका समाप्त होने वाला है, 30 सेकेंड का समय बचा हुआ है और आपके पास ओनली 20 सेकेंड, और कम होने वाला है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 10 10 10, खत्म, खत्म होने वाला टाइम आपका। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर आपने आंसर निकाल लिया फटाफट कमेंट कर दीजिए। समय समाप्त होने वाला है, समाप्त हो चुका है, आंसर ए आ चुका है, ए इज द राइट आंसर। 2 pH बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O OH और H
और H 2 pH bonds. तो आंसर इज A 2 pH bonds. क्लियर. नेक्स्ट सवाल. The one that is extensively used as a piezoelectric material is. इनमें से कौन piezoelectric material के रूप में यूज किया जाता है? क्वार्ट्ज, ट्राइडामाइट, एमोर्फस सिलिका, माइका. बताइएगा क्या आंसर आ रहा है. The one that is extensively used as a piezoelectric material is. piezoelectric material में कौन सा इनमें से यूज होता है? आपके पास ऑप्शन है ए क्वार्ट्ज, बी ट्राइडामाइट, सी एमोर्फस सिलिका, डी माइका. चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है. 30 सेकंड का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है. बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है. So the answer is coming. The right answer is it's quartz. A. A is the right answer. अगले सवाल पे चलते हैं. इसमें कुछ था नहीं. In cement plaster, water is sprinkled from time to time. This helps in keeping it cool, developing interlocking needle-like structure, needle-like crystal of hydrated silicates, hydrating sands and gravel mixed with the cement, converting sand into silicic acid. बताइए क्या आंसर होगा. 4 ऑप्शन आपको दिए गए. राइट आंसर बताना है. सीमेंट पे पानी क्यों छिड़कते हैं? बताइए बताइए राइट आंसर क्या होगा. चलो चलो आंसर बताओ. क्या आंसर आ रहा है? टाइम खत्म होने वाला है आप लोगों का. बस 15 सेकंड का समय बचा हुआ है. So the right answer is B. Developing interlocking needle-like crystal of hydrated silicate. ठीक है. needle like crystal का इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाता है पानी छिड़कने से, ताकि वो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग. ओजोन रिएक्ट विथ SO2 टू गिव SO3. सिलिकॉन है ये, ठीक है. रिएक्ट विथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव Na2SiO3 एंड वाटर. Cl2 react with NH3 excess NH3 to give N2NaCl. Br2 reacts with hot and strong NaOH solution to give NaBr, NaBrO4 and water. अच्छा सवाल है. बहुत सारे रिएक्शन की नॉलेज आपकी चेक करेगा ये. 1 2 3 नहीं, 4 पूरे 4 रिएक्शन के नॉलेज आपके चेक होंगे यहाँ पे.
और सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, बस एक बार आप ट्राई कर लीजिए। अभी क्या है, ऑनलाइन में आप लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट रह जाते हैं कि टीचर तुरंत आंसर बता दे, अपना कलम नहीं चलाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस कभी नहीं हो पाएगी। फिर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आपका माइंड डेवलप नहीं होगा, और हमारे सॉल्व करने से आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। आपका रिजल्ट होगा आपके सॉल्व करने से। तो अपना कलम उठाओ, अपना दिमाग लगाओ और आंसर खुद से निकालने की पहले कोशिश करो। इनकरेक्ट आपको बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। चलिए, समय आपका समाप्त होने वाला है। So the right answer is D. डी आपका राइट आंसर है। देखिए, ओजोन जब SO2 से करेगा तो ऑक्सीडाइज करके SO3 में भेज देगा, करेक्ट है। सिलिकॉन रिएक्ट करता है NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव Na2SiO3 इन वाटर, ये भी करेक्ट है। और Cl2, ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है मेरा, Cl2 प्लस एक्सेस NH3, दोनों का एक्सेस करा दूंगा मैं, दोनों केस कराऊंगा। ये आपका एक्सेस में यहाँ पे, ठीक है, ये, हाँ ठीक है, ये आपका एक्सेस में है। तो क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद रिड्यूस होगा, खुद Cl- बनेगा। लेकिन ये एक्सेस में अवेलेबल है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो कहाँ जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो N2 गैस बनेगा, ठीक है। लेकिन और भी NH3 आपके पास अवेलेबल है, तो ये -3 से 0 में जा रहा है, तो H+ यहाँ से निकलेगा, वो H+ इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव बना लेगा, तो ये Cl के साथ मिलके NH4Cl बनाएगा। क्या यही प्रोडक्ट है, चेक करते हैं। अब बात वही है, N2 और HCl, ठीक है, वो NH4Cl बना लेगा। एक्सेस अमोनिया है ना, NH+ एक्सेस में है, ठीक है, तो NH4Cl बन जाएगा। अब छोड़ दोगे तब भी बन जाएगा। एक और केस होगा कि हम Cl2 को एक्सेस कर लेते हैं, तब क्या बनेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर यही एक्सेस है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये आपको ये -3 है ना, -3 को पहले 0 में भेजेगा, फिर उसके बाद उसके आगे और भी लेके चला जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल रिएक्शन मैं कराता हूँ जब नाइट्रोजन चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो दोनों केस बनता है। तो यहाँ पर ये इसको लेके चला जाएगा, +3 तक लेके चला जाएगा, और Cl में तो NCl3 बन जाएगा इस केस में, ठीक है, NCl3 बन जाएगा। तो ये अलग केस होता है। चलिए, और ये वाला आपका गलत है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सवाल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सल्फर इज इनकरेक्ट। सल्फर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना, जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि क्लास खत्म करने का टाइम आ रहा है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। ऑप्शन ए है S2 इज पैरामैग्नेटिक, द पेपर at 200 degrees C consists mostly acid rings. At 600 degrees C, the gas mainly consists S2 molecules. The oxidation state of sulfur is never less than +4 in its compound. ओहो, इनकरेक्ट डायरेक्ट दिख गया है, तो आंसर इनकरेक्ट आप लोगों को बताना है। यही काम आपको ऑनलाइन टेस्ट देते समय भी करना है कि इनकरेक्ट है तो उसको हाईलाइट कर लो। अब मान लो तुम तो हाईलाइट का, हमारे पास तो पेन है, तुम्हारे पास वहाँ पेन होता नहीं है, तुम क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इनकरेक्ट निकालना है, कॉपी पे उसको लिखो, नहीं तो गलती होगा।
गलत होगा, नहीं तो 2-3 बार चेक करो आंसर करते समय, जब फाइनल आंसर निकाल लो तो सवाल को 2-3 बार पढ़ो कि करेक्ट लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है। जल्दीबाजी में आंसर करके गलत मत कराओ, फिर 5 नंबर का नुकसान होता है। एक तो 4 मिलता नहीं है, निगेटिव और आ जाता है। तो आपका समय यहीं पे समाप्त होता है। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, H2O2 की तरह पैरामैग्नेटिक होता है, पूरा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है सब। द वेपर एट 200 डिग्री सी कंसिस्ट ऑफ एसिड रिंग ओनली, करेक्ट है। एट 600 डिग्री सी गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर बढ़ाओगे एसिड टूट जाएगा, H2 बन जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन +4 इन इस कंपाउंड, जरूर होता है। H2S उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे -2 है, तो ये गलत हो गया ना, डी आपका आंसर हो गया, बात खत्म। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटेनेशन, इनमें से कौन सा एलिमेंट कैटेनेशन शो नहीं करता है? अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको बताया था, वैसे पढ़ाते समय तो हम लोग बताते ही हैं, लेकिन 1-2 दिन पहले मैंने अपने क्लास में इसको बताया था। तो अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो यही आपको फायदा मिलता है, रिलेटेड सवाल आपको मिलते रहते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होती रहती है। The element that does not show catenation is, टाइम आपका खत्म होने वाला है। राइट आंसर बताइएगा, क्या आंसर आ रहा है? सो द राइट आंसर इज डी, कैसी गीत सुनाओ प्यारे बलम। इसमें कार्बन का ज़्यादा होता है सिलिकॉन से, जर्मेनियम और इसका बराबर होता है, और पीबी शो ही नहीं करता है। ये तो आपको बताया गया, ऑर्डर भी अलग से जेईई मेन में पूछा जा चुका है, तो आंसर आपका डी आ गया। नेक्स्ट सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ CCS-ALNS इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ CCS-ALNS इज, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। क्या है? CCS, L और S है, तो डायरेक्टली दिख गया कि भाई CS का सबसे ज़्यादा होगा, तो आप देख लीजिए ये, ठीक है, Li to CS सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है इसका, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए हो काम से। अब आपके पास बच गया क्या? कार्बन और अल्युमिनियम और सल्फर, ऐसा बच गया है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा? ये आपका सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, तो पहले थर्ड पीरियड वाले का आएगा, लेकिन थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रेडियस कम होगा, तो उसके बाद अल्युमिनियम आ जाएगा, तो CS के बाद अल्युमिनियम, अरे तो CS के बाद अल्युमिनियम भी दे ही दिया है, दोनों में दिया है। अब आपको उसके बाद सल्फर देन कार्बन, तो आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत है इस सवाल में तो बताइए, एनी डाउट गाइज? नो डाउट। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Aluminium is usually found in +3 oxidation state. In contrast, thallium exists in +1 and +3 oxidation state.
दिस इज ड्यू टू लैटिस इफेक्ट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट और डायगोनल रिलेशनशिप। बताइए, बहुत आसान है, सारे बच्चे कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे। अब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम लोग, टाइमर का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जल्दी से आंसर आपको बता दे रहे हैं। चलिए 20 सेकेंड का समय आपके पास बचा हुआ है, बताइएगा क्या आंसर आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? सो द राइट आंसर इज सी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कैसे होता है बताता हूं आपको थोड़ा सा मैं। आप बोरॉन फैमिली ले लीजिए, बाल गंगा इंडियन तिलक। होता क्या इसमें, बोरॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p1। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यहां पर आपको डी ऑर्बिटल मिलता है, तो डी ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उनकी पुअर शिल्डिंग की वजह से, डी की पुअर शिल्डिंग की वजह से ये जो ns2 इलेक्ट्रॉन है इस पे ज्यादा फोर्स लगने लगता है और ये इनर्ट हो जाता है। तो सिर्फ ये 2p1 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। ठीक है, तो मतलब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसलिए नीचे जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ज्यादा स्टेबल हो जाता है, +3 भी करता है लेकिन स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए तो यहीं पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, सुपर जेई का और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल, दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आपको अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है, वीकली टेस्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप बिसेंद्रा कोड लगाते हैं आइकॉनिक में तो आपको 6 महीने का 34,000, 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000 लगता है। अगर आप प्लस की बात करें तो प्लस में 3 महीने का 17,000, 6 महीने का 27,000, 12 महीने का 38,000, 24 महीने का 55,000 और 30 महीने का 59,000 लगता है। ठीक है, अगर आपको लगता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी विल गिव यू प्राइज फॉर दैट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर ठोकें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अभी मैं चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।